नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन में इसके लिखा है कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस के चेक करना कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। कंपेयरिंग इट विद द गोल्स, यानी कि इसने जो जो भी हमारे प्रोजेक्ट में अभी तक काम हो चुके हैं क्या वो हमारे गोल्स में शामिल थे, क्या हमारे गोल्स उससे पूरे हो रहे हैं या नहीं। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और अगर कहीं पर आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही है या कोई कमी पेशी नज़र आ रही है तो उसे सही करना, ये सारा कुछ कंट्रोलिंग के अंदर आता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस देखें। इसकी इंपॉर्टेंस में कि इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव एंड देन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डेविएशंस फ्रॉम प्लान, यानी कि अगर कहीं पर कोई ख़राबी है तो उसको सही करना इसी के अंदर आता है। करेक्टिव एक्शंस जो लेने हैं वो इसी के अंदर आएंगे। डेविएशन, आइडेंटिफाइंग डेविएशन यानी कि कोई कमी पेशी रह गई तो उसे आइडेंटिफाई करना। अब कंट्रोलिंग में भी कुछ प्रोसेसेस, यानी कि हर काम को करने का कोई ना कोई प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर भी कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले कि आप लोग अपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड देख लेते हो, यानी कि आपका जो भी प्रोग्रेस चल रही है ना अपने प्रोजेक्ट की, उसको अपने गोल्स के साथ रिलेट करके देखोगे। अगर वो गोल्स के साथ मैच कर जाते हैं तो फिर आप लोग क्या कहते हो कि वाकई हमारे परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, हमारे स्टैंडर्ड से मीट कर रही है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर करते हो और दोनों को आपस में कंपेयर करते हो। वही बात कि आप लोगों ने अपने गोल्स के साथ अपने जो भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको कंपेयर करना है, और फिर उसको कंपेयर करके अगर कोई एक्शन ज़रूरी है उसको सही करने के लिए तो लेना है, अदरवाइज़ आप लोग उसको क्या कहते हैं जाने देते हो, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये चीज़ हमारी करेक्ट हो गई है। ठीक है, कंट्रोलिंग की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप है हमारे पास फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, सेकंड है कंकरेंट कंट्रोल एंड थर्ड वन इज फीडबैक कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में आता है प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन बिफोर एक्टिविटीज़ बिगिन, यानी कि पहले ही हम लोग वो चीज़ें तैयार करके रखते हैं कि अगर कोई काम ख़राब हो गया, लेट्स से कि हमने पहले स्टार्ट में कहा था कि जब आप लोगों ने प्लान बनाना है तो उसके दौरान आपने एक अल्टरनेटिव ढूंढ के रखना है। ठीक है, वो अल्टरनेटिव जो था उसको अब अप्लाई करने की बारी है। ठीक है, आपने जब उसे गो थ्रू किया एंड ऑफ अपने रिजल्ट के अंदर, तो अब यहाँ पर उस अल्टरनेटिव को अप्लाई करने की बारी है, तो वो आपका पहले से बनाया हुआ प्रिवेंटिव मेजर होगा, उसे हम यही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कंकरेंट कंट्रोल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करते हैं वाइल दे आर बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि अभी वो काम हो रहा है और उसी के दौरान आप उसे मॉनिटर कर रहे हो। और जो थर्ड वन कंट्रोल है वो क्या है कि मेजर्स टेकन आफ्टर एन एक्टिविटी इज कम्प्लीटेड। अब इसमें यह है कि वो काम हो चुका है। फर्स्ट में था अभी होना है, सेकंड में है कि अभी हो रहा है, और थर्ड वन इज़ कि वो हो चुका है और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो या कोई उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो कि ये काम सही हो जाए। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल का भी कंप्लीट हो गया। तो जो बेसिकली हमने स्टार्ट में ये 4 प्रोसेसेस देखे थे, 4 कोर एक्शन देखे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग का, वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। उनके बेसिक्स जो थी वो हम लोगों ने देख ली हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने, क्योंकि जो हमारी आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसेस कंप्लीट है, नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ मैनेजर, नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग वो देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ मैनेजर में हमारे पास क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, मैनेजर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने पहले कहा था। सबसे पहले टॉप मैनेजर्स आते हैं। ये वो मैनेजर्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक कंपनी की, जिनकी एग्जांपल हम सीईओ या प्रेसिडेंट या फिर ऑनर के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये इनके नेम्स होते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन लोगों के किए गए फैसले पूरी कंपनी को इफेक्ट करते हैं। इनका एक गलत फैसला भी पूरी कंपनी को ख़राब कर सकता है और एक अच्छा फैसला पूरी कंपनी को एक अच्छे स्टैंडर्ड पर लेके जा सकता है। तो ये टॉप मैनेजर्स के रोल में आते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है, 3 4 या कम से कम 2 या खाली 1 भी हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर आते हैं मिडल मैनेजर्स।
ये वो मैनेजर्स हैं जिनकी तादाद एक कंपनी में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? मिडल मैनेजर्स जो हैं, ये सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। फिर क्या कहते हैं, इनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं और फिर इन्होंने अपनी-अपनी कैटेगरीज़ जो बनाई होती हैं, उनके अंडर इन्होंने अपने कुछ मैनेजर्स भी रखे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स और मिड जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, जो लोएस्ट लेवल मैनेजर्स हैं, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कराना। यानी कि ये बताना कि आपको हेड की तरफ से हमें हेड की तरफ से ये ऑर्डर आया है, हमने आपको बता दिया, अब आपने परफॉर्म करना है, ठीक है? ये कम्युनिकेशन डिलीवर करते हैं टॉप मैनेजर से लोअर लेवल मैनेजर्स तक। इनका काम क्या होता है कि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, प्लान बनाना और फिर सुपरवाइज़ करना उस प्लान को, ठीक है? जैसे अब हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल तो आपको क्लास में आके नहीं ना पढ़ाती। प्रिंसिपल क्या कहती है, अब मिडल मैनेजर्स जैसे कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें बताती है कि आपने इस तरह से आपने शेड्यूल्स बनाने हैं और ये शेड्यूल्स आपके इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अब वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट क्या करते हैं, उन शेड्यूल्स को अप्लाई करते हैं और टीचर्स को आगे से गाइड करते हैं कि हमें इस तरह से ऑर्डर मिले हैं और आपने बच्चों को आगे से ऐसे पढ़ाना है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई है। टॉप मैनेजर प्रिंसिपल, मिडल मैनेजर हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर या फिर लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो आ गए हमारे टीचर्स। तो ये सारा कुछ आपके आई होप क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कौन से होते हैं। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर वो होते हैं जो सही एक्चुअल टास्क एक कंपनी के वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये मैनेज नहीं बेसिकली करते हैं, ये सिर्फ काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि रोज़ाना का काम जो है वो सही से परफॉर्म हो रहा हो। यानी कि जैसे रोज़ टीचर आता है, रोज़ पढ़ाता है बच्चों को, रोज़ इंश्योर करता है कि वो अगले दिन सबक याद करके आए हैं या नहीं। ये चीज़ आएगी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में। तो ये लेवल ऑफ़ मैनेजर्स हैं। अब हर लेवल ऑफ़ मैनेजर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो टॉप लेवल मैनेजर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है प्लान्स को स्ट्रेटेजिक फॉर्म में बनाना। अब देखें, हमने ऊपर जब प्लानिंग की टाइप पढ़ी थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो हमने पढ़ा था कि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, कहा था ना? तो ये किससे परफॉर्म होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स के ज़रिए, ठीक है? इन्होंने ओवरऑल डायरेक्शंस जो उनसे हैं वो परफॉर्म करने होते हैं और फिर हाई लेवल डिसीजन भी किन्होंने लेने होते हैं, इन्हीं लोगों ने लेने होते हैं। उसके बाद आते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स। अब इनमें आ गई टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग में क्या कहा था हमने कि ये सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेट्स से कि आपका एक डिपार्टमेंट है आईटी का, तो आपकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिर्फ आपके डिपार्टमेंट को देखेगी, उन्हें इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उनके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ये नहीं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो ये चीज़ ज़रूर देखेगी कि अगर उनकी परफॉर्मेंस इस वजह से अच्छी है तो हम भी ये मेथड अपनी डिपार्टमेंट में अप्लाई करें ताकि हमारे भी स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। या अगर उनका रिजल्ट इतना अच्छा है तो हमारा भी इतना अच्छा आना चाहिए, हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये मेजर मेजर सिर्फ चीज़ें जो हैं वो मिडल मैनेजर्स देखते हैं। और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं ये ऑपरेशनल प्लानिंग, यानी डे टू डे जो प्लानिंग, डे टू डे नया प्लान नए तरीके से रोज़ आज हम स्लाइड्स के थ्रू पढ़ लेते हैं, कल हम लोग प्रेजेंटेशंस जो वर्ड डॉक्यूमेंट सॉरी उसके थ्रू पढ़ लेंगे, हम पीडीएफ फॉर्म में बुक ले लेते हैं, हम हार्ड फॉर्म में बुक ले लेते हैं। ये सारा कुछ मैनेजिंग डे टू डे है, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कि लेवल ऑफ मैनेजर्स क्या हैं या फिर हर लेवल पे एक मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये दोनों भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोग इसे रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा सिर्फ बात किया अभी लेवल ऑफ मैनेजिंग की। अब वो जो मैनेजर्स हैं ना वो डिफरेंट एरियाज़ के होते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एरिया है ना, ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर, मिडल लेवल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर कहाँ कहाँ आ सकते हैं। सॉरी, ये तो रोल ऑफ़ मैनेजर्स है ना, ये ऐसे ही होंगे जैसे अभी यहाँ पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस में ये आएगा। जैसे कि टॉप मैनेजर लॉन्ग टर्म गोल्स पर, ओवरऑल स्ट्रेटजी पर, बिग पिक्चर थिंकिंग पर, ये इनका मेजर रोल होते हैं। मिडल मैनेजर्स क्या होते हैं, ये गैप बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट उसको क्लियर करते हैं, उसको कवर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे हेड ने एक प्लान बनाया है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स को देखेंगे और जो सुपरवाइज़र ने उसको कहा है वो उसको सही से परफॉर्म करेंगे।
चैलेंजेस एक मैनेजर क्या फ़ेस कर सकता है डिफरेंट लेवल पे। टॉप मैनेजर को सबसे ज़्यादा डायरेक्शंस के अंदर मुश्किल आती है, क्योंकि उसका एक गलत डिसीजन जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन को इतना आसान नहीं होता, और उसको उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करना इतना आसान नहीं होता कि वो कंसिस्टेंटली वर्क करती रहे। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर क्या होते हैं, वो उन्होंने बैलेंस रखना होता है कि जो हमारे टॉप मैनेजर ने कहा, क्या वो हमारे जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो परफॉर्म भी कर सकेंगे या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो वो फिर टॉप लेवल मैनेजर्स को कोई मशवरा दें कि आप इसे इस तरह से डिवीजन कर लें, फिर ज़्यादा आसानी से हम लोग इसे परफॉर्म कर लेंगे। तो फिर इस तरह से ये जो पॉलिसीज़ मेकिंग है, ये मिडिल मैनेजर्स का काम होता है, तो वो इस तरह से हैंडल करते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, यानी कि होता है ना, तो कुछ टीचर्स होते हैं, उनके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि जी हमारे साथ कम्युनिकेशन अच्छे मेथड से नहीं करते, या हमें जवाब नहीं देते। इस तरह से जो है ये सारा कुछ भी किस में आता है, ये कहते हैं चैलेंजिंग्स में आता है, जो एक मैनेजर फेस करता है। हालाँकि ट्राई तो सब लोग अपने तरफ से बेस्ट देते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट कहीं न कहीं बन जाता है। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर, उन्होंने डे टू डे ऑपरेशन करना है, यानी कि अब देखें वो रोज़ का रोज़ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उन्हें इश्यू आ रहा है, तो ये चीज़ जो है उनकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंश्योर नहीं करती। तो इंश्योरिंग प्रोडक्टिविटी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ये सारे वो चैलेंजेज़ हैं जो हर डिफरेंट लेवल पर हर डिफरेंट मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है कि एक मैनेजर को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये अगर खाली ये भी लिखा आ जाए ना कि मैनेजर को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपने कहना है पहली बात तो ये कि मैनेजर के 3 लेवल्स हैं, और उन 3 लेवल्स में हर मैनेजर को ये जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैनेजर वाला है ना, कि मैनेजर होते हैं कौन है, वो कंप्लीट हो गया। अभी हम उसके एरियाज़ वो देखते हैं, जो हमने अभी ऊपर डिपार्टमेंट्स की बात की थी। तो फर्स्ट एरिया इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी लोग हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज में आएंगे, ठीक है। उनको कैसे हायर करना है, उन्हें कैसे ट्रेन करना है, उनके साथ किस तरह का रिलेशन बनाना है, उनसे किस तरह से परफॉर्मेंस लेनी है पूरी मैनेजमेंट पे, ये सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। दूसरा एरिया जिसमें मैनेजमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशन का है, कि किस तरह से हम लोग जो डिफरेंट नई मार्केट में प्रोडक्ट्स आती हैं उनको मैनेज करते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे सेट करते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग के अंदर भी मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, मार्केट रिसर्च के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, सेल्स के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए मैनेजमेंट का ज़रूरी है। इसके बाद फाइनेंस का डिपार्टमेंट, उसमें भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। बजट किस तरह से हैंडल करना है, अकाउंटिंग किस तरह से परफॉर्म करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। और फिर आईटी के डिपार्टमेंट में भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट इन आर कोर्स, मैनेजिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर इन सब में भी मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फंक्शनल एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, या फिर एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट नेम मैंने आपको बताया जो इसके अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं। अभी हमने ऊपर जो कुछ रिसोर्सेज पढ़े थे, मैंने आपसे कहा था कि हम उनको देखेंगे। डिफरेंट टाइप है असल में, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास, लेट से यहाँ पर उन्होंने ना एग्जांपल्स के तौर पर ली है कि एक वर्कर है जो किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, कोई ग्रोसरी क्लर्क भी हो सकता है। ये सारे कौन है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, किसी भी स्टॉक होल्डर का इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास फाइनेंस रिसोर्स होगा। किसी भी गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन की है, कोई डोनेशन दिया है, वो भी हमारे पास फाइनेंस में आएगा। कोई टैक्स जो उनसे गवर्नमेंट कलेक्ट करता है वो भी फाइनेंस में जाता है। और अगर ओनर की कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हिस्सा होगी। यानी कि अगर किसी कंपनी ने, किसी प्रोडक्ट ने अपना कोई इन्हेंसमेंट करना है और वो उस पर पैसा लगा रहा है, तो वो चीज़ उसके अंदर फाइनेंस रिसोर्स में जाएगी। जैसे कि अभी लेट्स से कि एआई कोई क्रिएट कर रहा है कंपनी, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ओनर खुद पैसा लगा रहा है, तो वो उसके फाइनेंस रिसोर्स में जाएगी, ठीक है। फिजिकल रिसोर्स में ये आएगी कि किस ऑफिस को आप लोग यूज़ कर रहे हो, कौन से कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो, किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो,
और फिर ये कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल किया वो किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अगर आप लोग बाज़-औक़ात होता है ना, कुछ लोग कहीं किसी जगह पर जाते हैं तो उसके व्यू से ही उन्हें इम्पैक्ट पड़ता है कि ये इनके पास तो ये चीज़ नहीं है, इनके पास ये नहीं है, तो ये लोग उन्होंने ख़ाक कोई चीज़ बनानी है, ये ख़ाक कंपनी है कि ना तो एम्प्लॉयी को बिठाने के लिए इनके पास कोई जगह है, ना कोई इस तरह से। तो ये सारा कुछ मैटर करता है, फ़िज़िकल रिसोर्सेज़ भी मैटर करते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज़ में आता है कि आपके पास सेल की कोई फ़ोरकास्ट है, यानी कि पूरी एक डिटेल लिस्ट पड़ी है, उसके बाद कोई रिसर्च रिपोर्ट पड़ी हुई है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके पास कोई स्टैटिस्टिक पड़ा हुआ है, कोई टेबल पड़ा हुआ है जिसके हिसाब से आप लोग अपनी हिस्ट्री ऑफ जो सेल्स है उसको चेक कर रहे हो। और उसके अलावा प्राइस लिस्ट या फिर कस्टमर और जो सप्लायर होते हैं इनके रिलेशनशिप के जो एक चार्ट होते हैं वो भी हो सकते हैं। ये सारे किस में आएंगे हमारे पास, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर हो सकते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस रिसोर्सेज, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज 4 डिफरेंट एरियाज से रिलेट भी करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन हैंडल करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मैनेजर होगा। फाइनेंस को रिसोर्सेज को हैंडल करने वाला फाइनेंस मैनेजर होगा। फिजिकल रिसोर्स को हैंडल करने वाला फिजिकल मैनेजर, या फिर आप इसे इक्विपमेंट मैनेजर, कोई भी नेम दे सकते हो। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिसोर्स को आप डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, जो भी है आप लोग इसे कह सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा एक टॉपिक जो है काइंड ऑफ मैनेजर्स का वो कंप्लीट हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द बेसिक मैनेजेरियल रोल एंड स्किल्स। लेट्स सी दैट आल्सो। तो बेसिक मैनेजेरियल रोल एंड स्किल्स का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास आता है कि मैनेजर्स जो हैं वो डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म करते हैं ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव कर लें। अब ये जो रोल्स हैं इनको कैटेगराइज किया है 3 हिस्सों में, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल्स में। अब ये रोल्स देखते हैं क्या होते हैं। तो मैनेजेरियल स्किल्स, अभी हम लोग हमने क्योंकि रोल्स भी देखने हैं और स्किल्स भी देखनी है, तो रोल में अब ये 3 है, ठीक है। ये जो 3 हमने पढ़े हैं ये 3 रोल्स हैं, और नीचे ये स्किल्स हैं सारी की सारी ना। टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, ये सारी स्किल्स हैं। अब पहले रोल्स को देख लेते हैं, रोल्स क्या हैं। तो इंटरपर्सनल के अंदर ये 3 है, फिर इंफॉर्मेशनल के अंदर भी नेक्स्ट 3 है, और डिसीजनल रोल में नेक्स्ट 4 फंक्शंस या 4 प्रॉपर्टीज़ या 4 टाइप्स आप कह सकते हैं रोल्स की जो आ सकती हैं। ओवरऑल ये हमारे पास 10 रोल्स बनते हैं मैनेजिंग के, ठीक है। सबसे पहला जो रोल है वो फिगर हेड का है। वो क्या है कि परफॉर्म करना है सेरेमोनियल ड्यूटीज़, यानी कि मैं इसको आपको एक चार्ट के थ्रू पढ़ाती हूँ। ये एक चार्ट है, ठीक है। ये फिगर हेड है, इसने क्या करना है, अटेंड करना है रिबन कटिंग सेरेमनी फॉर न्यू प्लांट। ये वो इंसान होगा जो जिसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, और जब उसने कोई नई ब्रांच स्टार्ट करनी है तो वो रिबन कट करते हैं ना किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो नया प्लांट जब भी उन्होंने खोलना है तो उसकी अटेंडेंस के लिए ये साथ जाएंगे। ये वो हमारे पास रोल प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद आता है लीडर। वो लीडर जो कि मोटिवेट और इंकरेज कर सके अपने एम्प्लॉय को। ये मैंने बुक से ही बेसिकली लिया है, लेकिन ये किसी और बुक से लिया है तो आप इसे यहीं से देख लें। और यहाँ लीडर क्या कर रहा है, इंकरेज कर रहा है एम्प्लॉय को ताकि इम्प्रूव कर सके अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी। उसके बाद थर्ड एक इंटरपर्सनल रोल जो है, जो पर्सनली कोई एक इंसान परफॉर्म करता है उसे इंटरपर्सनल रोल कहते हैं। तो लीजन इज़ द थर्ड इंटरपर्सनल रोल, और ये क्या करता है, नेटवर्किंग परफॉर्म करता है एक्सटर्नल कंटेक्ट्स के साथ, यानी कि बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करना है, ये इस रोल के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशनल रोल आते हैं। इंफॉर्मेशन रोल में हम लोगों ने क्या करना है, इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, यानी चाहे वो इन द ऑर्गेनाइजेशन लाई कर रही है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लाई कर रही है, आपने उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, गैदर करना है। सेकेंड इंफॉर्मेशनल रोल हमारे पास क्या आता है, डिसएमिनेटर, ठीक है। इसका क्या काम होता है, शेयरिंग करना इन्फॉर्मेशन की सबऑर्डिनेट्स के साथ। अब मैं ये किसके ज़रिए, आप गैस करें कि ये रोल कौन परफॉर्म करता होगा, मिडिल लेवल मैनेजर ना, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजर ने ही क्या काम करना होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना टॉप लेवल मैनेजर से लोअर लेवल मैनेजर तक। तो ये जो सबऑर्डिनेट्स के साथ अपना
इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये डिसेमिनेटर का काम है। अब ये डिसेमिनेटर रोल जो है वो हमारे पास दो लेवल ऑफ मैनेजर परफॉर्म करते हैं, एक टॉप लेवल और एक मिडल लेवल। मिडल लेवल तो मस्ट करेगा और टॉप लेवल चाहे तो करे चाहे ना करे, क्योंकि उसने भी अपनी इंफॉर्मेशन कहीं से जो गैदर की होती है वो उसने ज़रूर अपने जो मिडल लेवल मैनेजर्स होते हैं उन्हें बतानी होती है। लेट्स से कि उसने खुद स्टैट एनालाइज किया है पूरी मार्केट को और वो कहता है कि उस कंपनी का अभी ये चीज़ चल रहा है, उन्हें ये प्रोजेक्ट मिला है, हमें ये मिलना चाहिए था, वो सारा कुछ जो एक्सप्लेन करता है, ये शेयर करता है, ये भी डिसेमिनेटर में आता है। उसके बाद आता है स्पोक पर्सन। ठीक है, स्पोक पर्सन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर के साथ। यानी अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है जो कि कोई बाहर का बंदा वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह उसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर राज़ी करना है, वो सारा कुछ स्पोक पर्सन में आएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर कैटेगरी जो आती है डिसीजनल रोल्स की आती है, यानी कि किस किस तरह के डिसीजन लेने वाले मैनेजर्स होते हैं। तो पहला है एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर इनिशिएटिंग एंड मैनेजिंग चेंज आता है। ठीक है, डेवलपिंग न्यू आइडियाज़ फॉर इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ बनाता है ये ताकि हमारी कंपनी जो है वो आगे जा सके। इनिशिएट करता है उन्हें, उन्हें मैनेज करता है और चेंजिंग्स परफॉर्म करता है हम कंपनी के अंदर। उसके बाद आता है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस हैंडलर, सॉरी यहाँ पर हैंडलर और एलोकेटर हाईलाइट नहीं हो सके। डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या करता है, अगर हमारी कंपनी में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई दो लेवल ऑफ मैनेजिंग में या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर और मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर में कोई क्राइसिस आ रहे हैं, तो वो किस तरह से हैंडल करना है, ये वो चीज़ आएगी। उसके बाद ये है कि रिसोर्स एलोकेटर, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है कंपनी के वो कहाँ कहाँ जाने चाहिए, फाइनेंस को कितना हिस्सा देना है हमने, इंफॉर्मेशनल को कितना पार्ट देना है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं उसमें उसके डिसीजनल रोल्स में जाएंगे। और फिर निगोशिएटर आता है जिसने निगोशिएशन करनी होती है, जिसका मतलब क्या है, रीचिंग एग्रीमेंट्स विद द की सप्लायर, यानी कि जिसे कहते हैं ना डील करना। एक आपकी कंपनी का आदमी है जो जिसको आपने रखा हो एज सफ़ीर के तौर पे, वो जाता है दूसरी कंपनीज़ में और फिर उनके साथ डील्स परफॉर्म करके आता है, वो चीज़ है। या फिर आपका एक सप्लायर होता है, उसको आप भेजते हो ताकि वो कस्टमर के साथ कोई डील कर सके, इन्वेस्टर के साथ या स्टेक होल्डर के साथ, तो वो सारा निगोशिएटर में आता है। और निगोशिएटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि वो फेस और जो अगले का माइंड होता है ना उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि अगला अपना जो डील है ना उसको लाजमी डन करके जाए। तो ये सारे जो हैं ये रोल्स हैं, बेसिकली 10 रोल्स हैं जो मैनेजिंग में हम लोग परफॉर्म करते हैं, और इनकी 3 कैटेगरीज हैं, एक इंटरपर्सनल, एक इन्फॉर्मेशनल और एक डिसीजनल। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं स्किल्स ऑफ मैनेजर। तो मैनेजर की स्किल्स को भी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 2 एक में, और ह्यूमन स्किल्स में भी 2 स्किल्स आती हैं, और फिर कंसेप्चुअल स्किल्स में भी 2 हमारे पास स्किल्स आती हैं। तो टेक्निकल स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एक मैनेजर के पास अच्छी खासी, और उसकी प्रोफिशेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो फ्लुएंटली अपना काम जो है ना उसको परफॉर्म करे। और ये है कि टेक्निकल स्किल फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, प्रिंसिपल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसको हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो, लेकिन जो क्लास टीचर है उसको, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस क्लास को पढ़ा रहा है उसे उस क्लास का अच्छे वाला नॉलेज हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी है ह्यूमन स्किल्स की। तो फर्स्ट स्किल है एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद पीपल, के लोगों के साथ अच्छे से क्या कहते हैं काम कर सके, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। अगर 2 लोग एक कंपनी में इकट्ठे बैठकर सही से काम नहीं कर सकते, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वो कंपनी भी सही से आगे अपना जो रिज़ल्ट्स है उसको डिलीवर नहीं करेगी। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये इसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल मैनेजमेंट लेवल, कि हर मैनेजमेंट लेवल में ये चीज़ होना ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आपस में बात नहीं कर रहे तो जी हमारा काम रुका हुआ है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो मिडल लेवल मैनेजर्स हैं उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद हमारे पास कंसेप्चुअल जो स्किल्स हैं, इसमें हमारे पास आता है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यानी कि आउट ऑफ वे सोचना। हर चीज़ जो है वो कम्प्लेक्स, यूनिक और अच्छे से सोचना, और इसके अलावा कम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझना, ये सारा कंसेप्चुअल स्किल में आता है। और इसके अलावा ये क्रिटिकल होती है टॉप मैनेजर के लिए, क्योंकि टॉप मैनेजर ने जो डिसीजन लेना होता है वो क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करती है। तो अगर वो कोई नया, कोई यूनिक ट्रेंड लेके आ रहा है
उसे नहीं पता कि वो ट्रेंड कामयाब होगा मार्केट में या नहीं होगा, लेकिन वो एज़ अ रिस्क उसको अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा डीप जाकर उसके लिए प्लानिंग परफॉर्म करनी है, उसके ऊपर हार्ड वर्क परफॉर्म करना है, दिन रात एक करना है, फिर जाके वो उसको क्या कहते हैं अचीव कर सकेगा। तो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर के लिए ये स्किल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो ये कुछ स्किल्स थी मैनेजेरियल जो बहुत ज़रूरी हैं। अब नेचर भी है एक मैनेजेरियल वर्क की ना, कि आपके जो मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं ना, वो डिफरेंट नेचर्स के होते हैं। आप इसे डिफरेंट टाइप्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी कि रोज़ ब रोज़ हम लोग किस तरह की मैनेजिंग करते हैं। आप रोज़ कोई ना कोई प्लान बनाते हो, उसे ऑर्गेनाइज करते हो, उसे लीड करते हो, कंट्रोल करते हो और उसको असेस करते हो। लेट्स से आपको एक दिन असाइनमेंट बनाने का कहा गया, ठीक है, और पूरे ग्रुप को कहा गया। तो क्या किया आपने? आपने पहले प्लान किया कि लीड कौन करेगा। सेकंड, आप लोगों ने डिज़ाइन क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज़ किया कि हम ये रिसोर्सेज़ यूज़ करेंगे, यहाँ काम करेंगे, ये टेम्पलेट्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक लीडर ने लीड करते हुए सारों को उनका जो टास्क था उसको सेपरेट किया, डिवाइड किया सबके अंदर, और उसके बाद क्या कहते हैं कंट्रोलिंग परफॉर्म की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंगेजिंग इन मीटिंग्स, और मीटिंग्स को इंगेज करना, डिसीजन मेकिंग करना, कम्युनिकेशन करना। डे टू डे एक्टिविटीज़ में आता है टाइम मैनेजमेंट। फॉर मैनेजर्स में हमारे पास आता है कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म किया जाए। जिसका टाइम ज़ाहिर-सी बात है कम होगा उसको आप पहले परफ़ॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ उसे बाद में। और उसके बाद हमारे पास ये आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना, कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या साइनिंग जो है ना वो करना है। यूजिंग टूल लाइक कैलेंडर एंड टू डू लिस्ट, इसमें हम लोग लिस्ट वगैरह बना लेते हैं कि अभी हमने ये काम करना है, अभी ये करना है, और जो करते जाते हैं उसे चेक मार्क करते जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ कॉमन चैलेंजेस आ जाते हैं। कॉमन चैलेंजेस हमने अभी ऊपर भी पढ़े हैं, लेकिन ये वो चैलेंजेस हैं जो हर तरह के मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं। मीन्स जैसे कि स्ट्रेस, वर्कलोड, नेविगेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो भी एक कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में लाई कर सकती है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं उनको बैलेंस करना, ये सारा कुछ भी हमारे पास जो मैनेजर है ना उसके रोल में आता है, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास हमारी जो कंप्लीट हो गई है स्लाइड, ठीक है। हमने नेचर ऑफ मैनेजेरियल जो वर्क था ये भी साथ ही पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है या जो फर्स्ट आप लोग टॉपिक आउटलाइन का कह सकते हैं वो कंप्लीट हो गया।